हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 2 हमारा चल रहा है। देखिए चैप्टर 2 में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज का जो क्वेश्चन है उसमें हम देखेंगे कि जीवों का जो वर्गीकरण है उसमें बेसिकली जो द्विजगत वर्गीकरण है, सबसे पहले जो वर्गीकरण आया एक्चुअल में वो था द्विजगत वर्गीकरण, जिसको कि सबसे पहले किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने। आपको पता है कि कैरोलस लिनियस को हम वर्गीकरण का जनक कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। साथ ही साथ आपको यह भी पता है कि कैरोलस लिनियस जो है इन्होंने द्विनामकरण पद्धति भी प्रस्तुत की थी। तो बात करते हैं द्विजगत वर्गीकरण की, यानी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो देखिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, यानी कि जो द्विजगत वर्गीकरण है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इसको दिया किसने। तो आपको ये तो पता होगा कि दिया किसने? कैरोलस लिनियस ने। अब कैरोलस लिनियस ने क्या किया कि अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में, हमने आपको पहली ही वीडियो में बताया था कि कैरोलस लिनियस की जितनी भी बुक है आपको उनके नाम याद रखने हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन बुक से संबंधित कैरोलस लिनियस का आता ही आता है। तो कैरोलस लिनियस की बुकों का नाम आपको याद रखना है: सिस्टेमा नेचुरी, जेनेरा प्लांटेरम, क्लासेस प्लांटेरम और स्पीसीज प्लांटेरम। ये चारों पुस्तक आपको याद रखनी है, कैरोलस लिनियस की अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। उसमें से एक है सिस्टेमा नेचुरी। तो कैरोलस लिनियस ने क्या किया कि अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों में विभाजित किया। यानी जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि टू किंगडम, यानी कि कैरोलस लिनियस ने सभी जीवधारियों को, जितने भी जीवधारी थे उनको उन्होंने दो समूहों में, दो जगतों में बांट दिया। तो टू किंगडम में बांटा, इसीलिए इसे हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं, यानी कि द्विजगत वर्गीकरण कहते हैं। तो देखिए दोनों जगत कौन कौन से थे? उसमें से पहला जो जगत है वो है पादप जगत और दूसरा है जंतु जगत। पादप जगत को हम प्लांटी किंगडम कहते हैं और जंतु जगत को हम एनिमेलिया कहते हैं। बेसिकली पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि दो जगत वर्गीकरण जब उन्होंने किया तो संपूर्ण जीवधारियों को दो समूहों में बांट दिया, अर्थात दो जगत में डिवाइड कर दिया। उसमें से एक जगत है पादप जगत और दूसरा जगत है जंतु जगत। तो यहाँ पे हम देखेंगे द्विजगत वर्गीकरण में जो दोनों जगत हैं उनकी विशेषताएं, यानी कि मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। साथ ही साथ द्विजगत वर्गीकरण के कई सारे दोष भी हैं, उनको भी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए बात करते हैं पादप जगत की। तो पादप जगत की हम यहाँ पे विशेषताएं देखते हैं, उन्होंने किस किस आधार पे बांटा और पादप जगत की क्या क्या विशेषताएं होती है, क्योंकि एग्जाम में भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि पादप जगत की विशेषताएं बताइए। चलिए पहली विशेषता से स्टार्ट करते हैं। पहली जो विशेषता है वो ये है कि कोशिका भित्ति एवं केंद्रीय रिक्तिका की उपस्थिति। पादप कोशिका में आपको याद रखना है कि कोशिका भित्ति जो है प्रेजेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो होती है वह उपस्थित होती है। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है विशेषता में कि क्लोरोफिल। अब आपको पता है कि कोई भी यदि पौधा है तो उसके अंदर क्लोरोफिल तो होगा ही, यानी कि पर्णहरिम तो होगा ही, क्योंकि पर्णहरिम की उपस्थिति पर ही तो कोई भी पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और अपने भोजन का निर्माण करते हैं। यानी यदि पादप जगत की विशेषताएं पढ़ेंगे तो क्लोरोफिल तो पहले ही आएगा माइंड में, क्योंकि क्लोरोफिल के बिना भोजन का निर्माण तो कर नहीं सकते हैं हरे पौधे। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, जिसके कारण ये पौधे स्वपोषी होते हैं, यानी पादप जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो आपने पहली विशेषता देखी कि कोशिका भित्ति प्रेजेंट या उपस्थित होती है। दूसरी विशेषता आपने देखी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तीसरी पॉइंट में आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो संचित भोज्य पदार्थ होता है, यानी जो संचित भोजन होता है पादपों में, जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं स्टोर्ड फूड मटेरियल, जो संचित भोज्य पदार्थ है वो किसके रूप में इकट्ठा होता है? तो स्टार्च के फॉर्म में एकत्रित होता है। किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में एकत्रित होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि संचित भोज्य पदार्थ तो आपको पता होना चाहिए कि जो अतिरिक्त भोज्य पदार्थ इकट्ठा होता जाता है, जो स्टोर्ड फूड होता है वो किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। फिर जैसी जैसी आवश्यकता पड़ेगी स्टार्च जो है ग्लूकोज वगैरह में टूटेगा, छोटे छोटे अणु में टूटेगा और उससे हम एनर्जी ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार से आपको याद रखना कि संचित भोजन जो होता है वह स्टार्च के रूप में पाया जाता है। अगला देखिए पॉइंट क्या कहता है कि सक्रिय प्रचलन का अभाव। देखिए गति तो पौधों के अंदर होगी,
लेकिन प्रचलन नहीं होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पादप नहीं जा सकते हैं, लेकिन इनमें गति हो सकती है। गति पादपों के अंदर कई प्रकार की गति होती है, जैसे कि उपापचयी प्रक्रियाओं के माध्यम से जो गति होती है तो वो गतियां हो सकती है, लेकिन सक्रिय प्रचलन नहीं होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनमें चलन नहीं होता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि इनमें पेशियां यानी मसल्स, एक्सक्रीजन सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र, साथ ही साथ लिम्फ सिस्टम यानी कि लसिका तंत्र और संवेदी अंग भी क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं यानी कि एब्सेंट होते हैं। आपने देखा होगा कि संवेदी अंग जो होते हैं, जिनके माध्यम से हम कोई भी सूचनाओं को सुन सकते हैं, ग्रहण करते हैं, तो संवेदी अंगों का जो कार्य करने वाले अंग होते हैं, इनकी भी अनुपस्थिति होती है किनमें, पादपों के अंदर। इसके बाद आप देखेंगे अगला और आखिरी पॉइंट क्या है, वो ये है कि इसके अंतर्गत बेसिकली पादपों की जब हम बात करते हैं तो पादपों के अंतर्गत हम शैवालों को पढ़ते हैं, कवकों को भी पढ़ते हैं, लाइकेन को भी पढ़ते हैं, ब्रायोफाइटा को भी पढ़ते हैं, टेरिडोफाइटा को भी पढ़ते हैं और अनावृत्तबीजी को भी पढ़ते हैं और आवृत्तबीजी को भी पढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको समझना पड़ेगा कि पादप जगत के अंतर्गत हम कई सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, शैवालों को, लाइकेन को, कवकों को, ब्रायोफाइट्स को, टेरिडोफाइट्स को, जिम्नोस्पर्म को, एंजियोस्पर्म को यानी कि आवृत्तबीजी व अनावृत्तबीजियों को पढ़ते हैं। तो ये पादप जगत की यहाँ पे हमने आपको 5 से 6 इंपॉर्टेंट विशेषताएं कराई। वैसे तो पादप जगत की बहुत सारी विशेषताएं हैं, पर हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट विशेषताएं या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कराई है। इसके बाद हम बात करते हैं जंतु जगत की विशेषताओं की। जंतु जगत की यदि हम बात करते हैं तो जंतु जगत की कई सारी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि कोशिका भित्ति जो होती है वह, इसके अलावा रिक्तिकाएं जो होती है ये एब्सेंट होती है। स्पेशली यदि हम बात करें सेल वॉल की यानी कि कोशिका भित्ति की, कोशिका भित्ति पादपों का बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, क्योंकि पादपों में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन एनिमल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये आपको मेन डिफरेंशिएट करता है प्लांट व एनिमल में। तो जंतु जगत में कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है इसका, तो अगला पॉइंट ये है कि आपने देखा कि पादप जगत में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। सेम यहाँ पे इसका अपोजिट करना है कि जंतु जगत में क्लोरोफिल का अभाव होता है। अब क्लोरोफिल का जब अभाव होगा जंतुओं के अंदर तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है और अपना भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल जो है आवश्यक होता है। तो जब कोई भी क्लोरोफिल अभाव वाला यदि कोई भी जंतु है तो अपना भोजन स्वयं तो बना नहीं पाएगा, तो वो करेगा क्या, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहेगा। अर्थात ये ऐसे जंतु क्या होते हैं, परपोषित होते हैं। मतलब कोई भी जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरे जंतुओं पर आश्रित होते हैं और पोषण की प्राप्ति करते हैं उनसे, ऐसे जंतुओं को हम परपोषित जंतु कहते हैं। अर्थात अपना भोजन ये स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते हैं। तो सीधी सी बात है कि जिन जंतुओं के शरीर के अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा वो जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे और परपोषी होंगे, दूसरों पर आश्रित रहेंगे अपनी भोजन के लिए, खुद तो बना नहीं पाएंगे। इसीलिए दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल जो है एब्सेंट होता है जंतुओं के अंदर यानी कि एनिमल्स के अंदर। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सक्रिय प्रचलन का पाया जाना। आपने प्लांट किंगडम में क्या देखा कि सक्रिय प्रचलन नहीं पाया जाता है, अर्थात प्लांट एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि बेसिकली जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में तो स्पष्ट रूप से कई सारे ऐसे ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिनके माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि इनमें सक्रिय प्रचलन पाया जाता है, अर्थात जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक इजिली जा सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि इनमें जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। यानी जो किसी भी एनिमल्स के अंदर यदि हम बात करते हैं तो जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है यानी कि जो संचित भोज्य पदार्थ होता है, जो इकट्ठा हुआ भोज्य पदार्थ होता है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में इकट्ठा होता है। फिर इसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है, बाह्य उद्दीपनों के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया। कहने का मतलब ये है कि देखिए मानव के अंदर मेरुरज्जु, स्पाइनल कार्ड वगैरह पाए जाते हैं जो कि सुषुम्नाओं को ग्रहण करते हैं। जैसे ही हमारे शरीर में कहीं पर भी चोट लगती है तुरंत हमारे मस्तिष्क में सूचना पहुंच जाती है और उस पर तुरंत हमारी मस्तिष्क जो है उसके अकॉर्डिंग जो है सभी अंगों को सूचना देती है और वो अंग उसके अकॉर्डिंग फिर रिएक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पैर में सुई चुभी तो हमारे मस्तिष्क को तुरंत पता चल गया कि सुई कहाँ पे चुभी है, पैर में चुभी है, तो तुरंत हम अपने पैरों को हटा लेते हैं वहां से। तो इस प्रकार से प्रतिवर्ती क्रिया वगैरह पाई जाती है जो कि विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का नियंत्रण करती हैं। तो बाह्य उद्दीपनों के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया होती है किसी भी एनिमल्स के अंदर।
अगला पॉइंट क्या है, देखिए इनमें उत्सर्जन तंत्र, संवेदी अंग, तंत्रिका तंत्र एवं पेशियां स्पष्ट रूप से पाई जाती है। तो एनिमल्स के अंदर आपको याद रखना है पेशियां पाई जाती है, उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, शरीर के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ या वर्ज्य पदार्थ बनते हैं उनको बाहर निकालने के लिए जो अंग पाए जाते हैं उत्सर्जी अंग, और उत्सर्जन की क्रिया होती है। तो इसी के पूरे तंत्र को हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है, यानी कि नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है। इसके बाद एक और आखिरी चीज आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत हम बेसिकली प्रोटोजोअन को रखे हैं, आकाशेरुकी जंतुओं को रखा गया, यानी जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें कि कशेरुक दंड या वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती है उनको हम आकाशेरुकी जंतु कहते हैं। इसके अलावा सभी के सभी कशेरुकी जंतुओं को हम पढ़ते हैं किसके अंतर्गत, जंतु जगत के अंतर्गत। तो इन्हें हम वर्टिब्रेट कहते हैं, जिनमें कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है उन्हें हम कशेरुकी जंतु कहते हैं, यानी कि वर्टिब्रेट्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि द्विजगत वर्गीकरण जो है बाद में अमान्य हुई। द्विजगत वर्गीकरण अमान्य क्यों हुई? क्योंकि इसके अंदर कई सारे दोष हैं, तो वही दोषों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यदि बात करते हैं द्विजगत वर्गीकरण का जो पहला और प्रमुख दोष क्या था, वो ये था, एक एग्जाम्पल आपने सुना होगा युगलीना का। युगलीना एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर जो है जीव होता है। तो ये जो यूनिसेलुलर जीव होता है यानी कि एक कोशिकीय जीव होता है, युगलीना की जब भी हम बात करते हैं हमारे माइंड में बस एक ही चीज आती है कि युगलीना में पादप और जंतु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो युगलीना एक ऐसा एनिमल है जिसमें आप पाएंगे कि कुछ लक्षण या कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो प्लांट के होते हैं। इनमें प्लांट का कैरेक्टर क्या है? प्लांट का कैरेक्टर या लक्षण ये है कि आपको पता है कि पौधों में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। सेम प्रक्रिया युगलीना के अंदर है, युगलीना में भी क्लोरोफिल पाए जाते हैं। अब जब युगलीना में क्लोरोफिल पाए जाते हैं तो ये तो पादप का लक्षण हो गया, यानी इसको पादप जगत में रखना चाहिए था। लेकिन यदि हम बात करते हैं दूसरी साइड से, तो आप ये भी तो देख रहे हैं कि युगलीना के अंदर एक चीज और भी है, और वो चीज ये है कि युगलीना के अंदर कशाभिकाएं पाई जाती है, और कशाभिकाओं के द्वारा युगलीना एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है, अर्थात युगलीना में प्रचलन भी होता है। तो युगलीना में प्रचलन होता है, और हमने आपको क्या बताया कि सक्रिय प्रचलन केवल और केवल एनिमल्स में पाया जाता है। तो इसको कहां पे रखना चाहिए? एनिमल्स में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें एनिमल्स का लक्षण है। तो चूंकि युगलीना को देखिए, क्लोरोफिल युगलीना में पाए जाते हैं जो कि पादपों का लक्षण है, जबकि इन जंतुओं में कशाभिकाएं भी पाई जाती है, और ये जंतु गतिशील भी होते हैं। अतः इनको बेसिकली कशाभिका भित्ति जो है इनमें क्या होती है, इनका अभाव होता है। कोशिका भित्ति का क्या होता है? इनमें अभाव होता है। अब आप ये बताइए कि कोशिका भित्ति केवल और केवल किस में पाई जाती है? पादपों में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति का बताइए अभाव है किसके अंदर? युगलीना के अंदर कोशिका भित्ति का अभाव है। फिर भी आप ये देख रहे हैं कि युगलीना को किस में रख दिया गया था? पादप जगत में रख दिया गया है। तो इसको पादप जगत में रखना किसी एंगल से उचित नहीं था। युगलीना की यदि आप संरचना देखेंगे तो युगलीना की संरचना कुछ ऐसी होती है। आप युगलीना की संरचना जब भी देखेंगे तो आपको युगलीना की संरचना कुछ ऐसी नजर आएगी, इस प्रकार से। तो युगलीना की संरचना आप जब देखेंगे तो इसमें बीच में तो क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं, इस प्रकार से। तो क्लोरोफिल का काम क्या होता है? क्लोरोफिल है यानी कि ये अपना भोजन स्वयं बना लेंगे। तो क्लोरोफिल उपस्थित है जिस कारण से ये किसका लक्षण हो गया? क्लोरोफिल प्लांट का लक्षण हो गया, प्लांट का कैरेक्टर हो गया। अब आप ये बताइए कि युगलीना के अंदर इस प्रकार से कशाभिकाएं पाई जाती है, यानी कि फ्लैजिला पाई जाती है। तो फ्लैजिला या कशाभिका जो होती है, तो यहाँ पे फ्लैजिला है, फ्लैजिला का मतलब होता है हिंदी में कशाभिका। तो युगलीना के अंदर तो कशाभिका भी पाई जाती है ना। कशाभिका के कारण युगलीना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा भी सकता है, यानी सक्रिय प्रचलन भी होता है। तो देखिए इसमें जंतु का लक्षण क्या हो गया कि इनमें कशाभिका पाई जाती है, जिस कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। फिर एक इसके अंदर यह भी चीज आपको याद रखनी है कि इसमें सेल वाल जो है अब्सेंट होती है। जब भी सेल वाल की यदि हम बात करते हैं, सेल वाल का मतलब होता है कोशिका भित्ति। तो सेल वाल यानी कि कोशिका भित्ति क्या होती है? अब्सेंट होती है। अब आप ये बताइए कोशिका भित्ति यदि अब्सेंट है तो कोशिका भित्ति किसके अंदर अब्सेंट होती है? एनिमल्स के अंदर। यानी कहने का मतलब ये है कि एनिमल्स के अंदर अब्सेंट होती है कोशिका भित्ति, तो इसको एनिमल्स में रखना चाहिए था। तो इसको पादप जगत में रखना किसी भी प्रकार से उचित नहीं था, क्योंकि इसमें जंतुओं के कई सारे लक्षण मौजूद थे। फिर भी इसको पादप जगत में रखना द्विजगत वर्गीकरण का प्रमुख दोष है। अब चूंकि युगलीना में दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, प्लांट्स के भी और एनिमल्स के भी, इसीलिए आपको याद रखना है कि युगलीना को हम प्लांट व एनिमल्स के बीच की कड़ी कहते हैं, यानी कि लिंक कहते हैं। तो आपको यह चीज याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है
युगलीना को हम किसके किसके बीच की कड़ी कहते हैं, तो पादप व जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए दूसरा इनकी वर्गीकरण का दोष क्या है, द्विजगत वर्गीकरण का जो दूसरा दोष है वो ये है कि कवकों को पादप जगत में रखा गया है। अब आप ये बताइए कवकों को पादप जगत में रखना कहां से उचित है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। अब ये बताइए जंतुओं के अंदर क्लोरोफिल का अभाव होता है, सेम उसी प्रकार से कवकों के अंदर भी क्लोरोफिल का अभाव है। इसको एनिमल में रखना चाहिए था, लेकिन पादप में रख दिया गया। किसी भी प्रकार से ये उचित नहीं है, क्योंकि जंतुओं के लक्षण भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो जब इसके अंदर जंतुओं के लक्षण मौजूद हैं और इसको पादप जगत में रख दिया गया है, तो ये कहाँ से उचित है। इसीलिए ये भी क्या है, द्विजगत वर्गीकरण का दोष है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज देखिए आप, तीसरा दोष क्या है, क्लेमाइडोमोनास, जो कि एक प्रकार का बेसिकली शैवाल होता है, आप पढ़ेंगे आगे। क्लेमाइडोमोनास को पादप जगत में रखा गया था। किसमें रखा गया था, पादप जगत में। तो जब 5 जगत वर्गीकरण नहीं बना था तो उसके पहले पादप जगत में रखा गया था, किसको, क्लेमाइडोमोनास को। तो क्लेमाइडोमोनास को पादप जगत में शामिल किया गया है, क्योंकि ये स्वपोषी होते हैं एवं कोशिका भित्ति युक्त होते हैं, अर्थात कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो चलिए ये हम मान लेते हैं कि ये दोनों कैरेक्टर किसके हो गए, प्लांट के हो गए। लेकिन यह कसाभिका युक्त एवं गतिशील होते हैं। सेम कहानी युगलीना के जैसी है। युगलीना में भी क्लोरोफिल पाया जाता था, लेकिन कसाभिका उपस्थित थी। सेम इसी कहानी यही पे क्लेमाइडोमोनास में भी, क्योंकि ये स्वपोषी एवं कोशिका भित्ति वाले तो होते हैं, लेकिन ये कसाभिका युक्त भी होते हैं, अर्थात गतिशील भी होते हैं, जो कि जंतुओं का लक्षण है। अब बताइए इनको पादप जगत में रखना कहाँ से उचित है, तो ये भी वर्गीकरण का दोष कहलाया। इसके बाद चौथा दोष समझिए क्या है। चौथा दोष ये है कि जीवाणुओं यानी कि बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एवं शैवालों को पादप जगत में शामिल करना इस वर्गीकरण की सबसे बड़ी कमी है। कहने का मतलब यह है कि इस वर्गीकरण में जीवाणुओं को, माइकोप्लाज्मा को और शैवालों यानी कि एल्गी को पादप जगत में शामिल किया गया है। अब आप ये बताइए, ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, ठीक है, आपने इनको पादप जगत में रख दिया। ये अन्य पादपों एवं जंतुओं से पूर्णतया भिन्न होते हैं। इनको आप ना तो पादप में रखते, ना तो इनको आप जंतु में रखते, क्योंकि ना तो ये पादप से मिल रहे थे, ना तो जंतुओं से मिल रहे थे। इनमें ना तो सुस्पष्ट केंद्रक था, और साथ ही साथ इन्हें किसी भी जगत में शामिल नहीं किया जा सकता था। ये किसी भी जगत के समान लक्षण जो है प्रदर्शित नहीं कर रहे थे, अर्थात ना तो ये पादप की तरह व्यवहार कर रहे थे और ना ही इनके लक्षण जंतुओं की तरह व्यवहार कर रहे थे, फिर भी इनको पादप जगत में रख दिया गया है। तो ये इस वर्गीकरण की सबसे बड़ी कमियों में से एक है। अगला और आखिरी दोष क्या है, देखिए लाइकेन आप सभी लोग जानते हैं, जिसको कि हम एक सहजीवी कहते हैं, जो कि शैवाल व कवक के मिलने से संयोजन से बनता है। लाइकेन जो कि कवक एवं शैवाल के संयोजन से बनते हैं, इनको भी पादप जगत में शामिल किया गया है। अब आप ये बताइए कि इनमें क्लोरोफिल का क्या होगा, अभाव होगा। इनमें कवक भी होते हैं, कवक में तो क्लोरोफिल का अभाव होता है। तो आप ये बताइए कवकों में जब क्लोरोफिल का अभाव है तो इसको पादप जगत में रखना कहां से उचित है फिर, तो इसको तो पादप जगत में रखना उचित नहीं है। फिर भी इसको पादप जगत में रखा गया है, जो कि इस वर्गीकरण की प्रमुख दोष है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहां पे आपने जंतु जगत में से जो द्विजगत वर्गीकरण है, इसमें से आपने देखा कि द्विजगत वर्गीकरण के कितने दोष हैं। तो द्विजगत वर्गीकरण के जितने भी दोष हैं ना, इन दोषों को आपको तैयार करना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में केवल और केवल द्विजगत वर्गीकरण के दोष पूछे जाते हैं। तो पादप जगत की विशेषताएं, जंतु जगत की विशेषताएं तो आपको तैयार करनी ही है। साथ ही साथ द्विजगत वर्गीकरण के क्या क्या दोष थे, अभी आप आगे पढ़ेंगे कि द्विजगत के बाद फिर त्रिजगत वर्गीकरण आया, फिर 4 जगत वर्गीकरण आया, इस प्रकार से फिर बाद में चल करके 5 जगत वर्गीकरण आया। तो ये वर्गीकरण का क्रमशः सिलसिला चलता गया, और फिर अंत में जाकर के जो हम पढ़ते हैं वो है 5 जगत वर्गीकरण, जो कि सबसे ज़्यादा मान्य है। हालांकि 5 जगत वर्गीकरण के बाद 6 जगत वर्गीकरण भी आया, जिसको कि 3 डोमेन में विभाजित कर दिया गया, लेकिन इसकी कहानी फिर यहीं पे रोक दी गई। इसके बाद फिर इसको आगे नहीं बढ़ाया गया। तो हम 5 जगत वर्गीकरण को ही मुख्य रूप से पढ़ते हैं। तो 5 जगत वर्गीकरण भी इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जीवधारियों को 5 जगतों में, अलग अलग जगतों में डिवाइड किया गया है, यानी कि रखा गया है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।